गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीतिक हमारी जो पाठ चल रहा था संस्थाओं का कामकाज, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्कशीट नंबर 41 या 41 राजनीतिक कार्यपालिका। तो इसमें क्या समझाया गया उसको देखते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में संस्थाओं के कामकाज में हमने भारत में 3 मुख्य संस्थाएं देखी थी, जो कौन कौन सी थी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसमें हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, जो इस वर्कशीट में है। राजनीतिक कार्यपालिका देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को लागू कराने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। यानी हमने पिछले वर्कशीट 40 में देखा था कि कानून बनाने का काम किसका होता है? विधायिका का। और उन कानूनों को देश में लागू करवाने का काम, यानी अमली जामा पहनाने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? कार्यपालिका कहा जाता है। अतः मतलब क्या कहा गया कि सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली जो संस्था है उसको क्या कहा जाएगा? कार्यपालिका कहा जाएगा। बेटा, ये जो कार्यपालिका होती है ये 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली कौन सी है? राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरी कौन सी होती है? स्थायी कार्यपालिका। 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। तो क्वेश्चन एक यहीं पे बन जाता है कि स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं और राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो इसमें आगे क्या कहा गया है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसके बारे में क्या है? इसका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। यानी जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है ये स्थायी नहीं होती है। ये क्या होती है? इसका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा किया जाता है। और इसकी अवधि खास जो होती है कुछ समय सीमा के लिए होती है। जैसे अगर सरकार पूरे समय तक चलती है तो इसकी अवधि कितने साल तक होगी? 5 साल तक। अगर सरकार पहले बर्खास्त हो जाती है या सरकार गिर जाती है तो इनकी अवधि उतने ही साल की होगी जब तक सरकार शासन में रहती है। दूसरी जो होती है स्थायी कार्यपालिका, इसे क्या कहते हैं? ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। जो हमारे ऑफिस, हम जैसे सरकारी दफ्तर में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं? स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। वो कोई सरकार बन रही है, कोई सरकार जा रही है, गिर रही है, मतलब जाने का मतलब गिर रही है, नई सरकार बन रही है, तो राजनीतिक कार्यपालिका तो हर बार बेटा क्या होती है? बदल जाती है। लेकिन स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? फिक्स होती है। इसका सरकार के आने जाने से कोई इसके ऊपर स्थायी कार्यपालिका पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि स्थायी कार्यपालिका की ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। लंबे समय का मतलब होता है जैसे एक व्यक्ति जो अपनी नौकरी पर परीक्षा पास करके उस नौकरी पर लगा है, तो वो कम से कम जब तक 58 या 60 साल का जो उसका रिटायरमेंट का टाइम होता है तब तक उसमें उस ऑफिस में वो क्या करेगा? काम करेगा। तो इनको स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहा जाता है। तो हमने दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं में अंतर देखा, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर देखा। अब हम आगे करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में क्या कहा गया है? देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। यानी जो देश का जो प्रधानमंत्री होता है वह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी जो हमारा भारत देश का राष्ट्रपति होता है, लोकसभा में जिस पार्टी को क्या मिलता है? बहुमत मिलता है। बहुमत मिलने वाली जो पार्टी होती है या गठबंधन मतलब बहुत सारी पार्टियां मिलकर आपस में समझौता कर लेती है, उसको क्या कहा जाता है? गठबंधन कहा जाता है। उस पार्टी का जो पार्टी जीत कर आती है उनमें से अपने में से एक क्या करेंगे? एक को नेता बनाएंगे, और उसी नेता को क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। जैसे हमने वर्कशीट 40 में पढ़ा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जैसे वित्त मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया। इस प्रकार के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पर की जाती है? प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मन चाहे जिसी को मन चाहे, का मतलब कि जो वोट निर्वाचन होके नहीं आया, संसद में वो सदस्य नहीं है, तो उसको मंत्री बना दिया जाए, ऐसा नहीं है। मंत्री बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो भी उसको मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। यानी जैसे किसी भी हम व्यक्ति को ले लें और वो मान लो कि संसद का सदस्य नहीं चुना गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसकी सिफारिश की राष्ट्रपति को कि इसको उस विभाग का क्या बना दिया जाए, मंत्री बना दिया जाए, तो मंत्री तो बना दिया जाता है, लेकिन उसको फिर क्या करना होता है, उस मंत्री को 6 महीने के भीतर उसको टाइम दिया जाता है। 6 महीने के भीतर वो लोकसभा या राज्यसभा जो 2 सदन होते हैं उनमें से किसी भी एक सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर वो नहीं बन पाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, अपना त्यागपत्र देना पड़ता है या वो बर्खास्त समझा जाता है। तो इसमें हमने देखा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसे कहा जाता है। अब बेटा आगे है कैबिनेट मंत्री। अमूमन सत्ताधारी का मतलब कौन होता है, अमूमन जो हम अक्सर देखते हैं जो सत्ताधारी पार्टी यानी जो सरकार में होती है, जो सरकार में होती है, गठबंधन पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। प्रभारी मतलब उनके अध्यक्ष होते हैं। यानी ये देखा जाता है जो सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन पार्टी के जो वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ का मतलब जो सीनियर नेता होते हैं, वो प्रमुख मंत्रालय बेटा कौन कौन से होते हैं। प्रमुख मंत्रालयों में सबसे पहले हमारा रक्षा, विदेश और वित्त विभाग को प्रमुख मंत्रालय माने जाते हैं, उनके प्रभारी होते हैं। अब इसमें ये बताया गया मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्री बेटा 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं, और तीसरे कौन से होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री का मतलब तो हमने पढ़ लिया कि कैबिनेट मंत्री के होते हैं जो प्रमुख प्रभार होते हैं, प्रमुख मंत्रालय के जो अध्यक्ष होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री कहा जाता है। और दूसरे कौन से, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। अक्सर छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। यानी ये मंत्रालय जो हमने जो ये 3 मंत्रालय जिनके बारे में मैंने बताया, इनसे तुलना में छोटे मंत्रालय होते हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कहा जाता है। विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई मीटिंग की बैठकों में भाग लेते हैं। जैसे कैबिनेट की कोई भी मीटिंग होती है तो जो ये मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं ये तो मीटिंग में आते ही आते हैं, लेकिन जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री जब आते हैं कैबिनेट की मीटिंग में, जब उनको बुलाया जाता है या उनके संबंधित मंत्रालय से कोई निर्णय या डिसीजन लेना है या कोई चर्चा करनी है, तभी ये स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री क्या करते हैं, उस मीटिंग में भाग लेते हैं। अन्यथा वो कैबिनेट की हर मीटिंग में भाग नहीं लेते। ठीक है। अब तीसरा है राज्य मंत्री। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। यानी जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, उनके ऊपर जैसे हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल मैडम होती है और दूसरी वाइस मैडम होती है। तो वाइस मैडम क्या करती है, प्रिंसिपल मैडम का सहयोग करती है। उसी प्रकार जो एक अध्यक्ष होता है और एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये इनका काम क्या होता है, इन कैबिनेट जो राज्य मंत्री होते हैं उनके अपने जो विभाग के मंत्री जो होता है उसकी क्या करना है, सहायता करना। क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है, जो बड़े मंत्रालय होते हैं तो एक मंत्री मतलब कि ज़्यादा वजन या भार हो जाता है तो उसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, जिसको हम वाइस से समझ सकते हैं या उप मंत्री के कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो हमने देखिए मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार या वाले राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं राज्य मंत्री। सीधे एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री के अधिकार, यानी जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है उसके अधिकार क्या क्या होते हैं। सरकार के प्रमुख के नाते, प्रमुख यानी अध्यक्ष या सीनियर होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। व्यापक यानी बहुत सारे प्रधानमंत्री के पास क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना। कैबिनेट मतलब कि जो कैबिनेट की बैठक होती है, यानी जैसे कोई भी मीटिंग होती है तो उनके एक अध्यक्ष होना चाहिए, तो उसके अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना। अब ये होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो अपने हिसाब से चले, तो इस प्रकार से तो क्या होगा, देश का शासन सही प्रकार से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। तो उनमें समन्वय बनाना यानी कोऑर्डिनेशन बनाना, यानी सहयोग से चलाने का काम, यानी आपस में हर मंत्रालय का क्या हो, एक दूसरे के साथ सहयोग हो। ये कार्य किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है, कि सभी मंत्रालयों के आपस में क्या करके सहयोग करके चले। ऐसी नीति बनाने का काम किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है।
आगे कहा गया कि विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, यानी कोई अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, उनमें आपस में कोई विवाद हो गया तो उनमें निर्णायक की भूमिका, निर्णायक यानी डिसीजन देने का काम किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है, कि आपस में विभाग किसी मैटर को लेके उलझे नहीं, किसी मुद्दे को लेकर आपस में ना उलझे, ताकि काम रुके ना, तो उसके उनमें क्या होता है, उनको सुलझाने का काम किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। यानी विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक की भूमिका निभाने का काम किसका हुआ? प्रधानमंत्री का हुआ। आगे कहा गया है इसमें कि विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी करना, यानी किसी भी विभाग का मतलब जैसे मैंने बताया डिपार्टमेंट या मंत्रालय, उसका अध्यक्ष तो होता है, वो तो पूरा निगरानी रखता ही है, लेकिन उसके अलावा सामान्य निगरानी यानी उसके ऊपर उनके ऊपर भी निगरानी रखने का काम किसका होता है? प्रधानमंत्री का। कि मंत्री के द्वारा भी तो किसी प्रकार का कोई गलत डिसीजन या गलत काम तो नहीं हो रहा है, तो उनके ऊपर भी निगरानी रखने का काम किसका होता है? प्रधानमंत्री का। आगे कहा गया कि सभी मंत्रियों के कामों का वितरण करना, यानी जो मंत्री को जो काम दिए जाते हैं, कि ऐसा नहीं कि एक ही मंत्री को सारे ज़्यादा काम दे दी जाए, किसी को कुछ नहीं दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता है। सभी मंत्रियों को क्या है? अलग अलग क्या देना है? कामों का वितरण करना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। यानी एक जो कैबिनेट होता है उसके भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है? प्रदेश का प्रधानमंत्री होता है। आगे कहा गया कि जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। यानी अगर प्रधानमंत्री ने क्या करा कि अपना इस्तीफा दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई मंत्री इस्तीफा ना दे कि प्रधानमंत्री दूसरा बन जाएगा, नहीं। अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो उसका जो मंत्रिमंडल है वो अपने आप ही उसका इस्तीफा दे देता है, या इस्तीफा माना जाता है। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूह गुटों के गठबंधन के साझेदार की राय के अनुसार निर्णय लेते हैं। गठबंधन सरकार, बेटा गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और उस पार्टी को जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेके आई है, सबसे ज़्यादा वोटों से मतलब कि सीटों से जीत कर आती है, वो पार्टी क्या करती है? सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों के साथ क्या करती है? समझौता करती है। तो उसको क्या कहते हैं? गठबंधन कहते हैं। जैसे हमारे देश में जैसे एनडीए कहा जाता है, तो एनडीए में का मतलब क्या होता है कि उसमें काफ़ी सारे पार्टियों ने क्या कर रखा? अपना गठबंधन कर रखा है, जिसमें मुख्य पार्टी कौन सी होती है? भारतीय जनता पार्टी है। तो इस प्रकार कहा गया कि जैसे गठबंधन सरकार के जो प्रधानमंत्री जो है विभिन्न समूह का मतलब अलग अलग पार्टी के गुटों के गठबंधन की साझेदारी की राय के अनुसार निर्णय लेते हैं। यानी गठबंधन में ये होता है कि सिर्फ एक पार्टी की नहीं चलती है, सभी पार्टी के मुखिया क्या करते हैं? उसमें अपनी अपनी सलाह देते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार के निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो हमने देखा प्रधानमंत्री के अधिकार क्या क्या होते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट राइट्स बताए गए। जैसे इसमें कहा गया है कैबिनेट के बैठकों की अध्यक्षता करना, और उसके अलावा विभागों के कार्यों में समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन बनाना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों को निपटाना और विभिन्न विभागों के कामों की निगरानी करना, मंत्रियों के कामों का क्या करना? वितरण करना। और कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। और जब प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ दिया तो पूरा मंत्रिमंडल क्या करेगा? इस्तीफा दे देगा। तो इसे क्या कहा जाता है? गठबंधन। और इसे प्रधानमंत्री के हमने अधिकार देखा, और इसी के अलावा गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? हमने एक पॉइंट ये वाला भी देखा कि गठबंधन सरकार किसे कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री के अधिकार तो हमने देख लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्र अध्यक्ष होता है। राष्ट्र अध्यक्ष यानी हमारे देश के राष्ट्र का अध्यक्ष होना। जैसे हर डिपार्टमेंट में एक अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार देश का भी क्या है? एक अध्यक्ष है, जो कौन है? राष्ट्रपति है, जिसे क्या कहा जाता है? हमारे देश का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा न होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। बेटा प्रधानमंत्री के कभी भी इलेक्शन नहीं होते हैं, हम क्या करते हैं? उसी प्रकार सीधे इलेक्शन नहीं होते, लेकिन राष्ट्रपति के क्या होते हैं? सीधे कभी भी इलेक्शन नहीं होते। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा ना होकर किसके द्वारा होता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। यानी पहले किसके सदस्यों का निर्वाचन होता है? प्रतिनिधि चुने जाते हैं संसद के, और जो हमारी राज्यों के जो विधानसभा होते हैं उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का इलेक्शन होता है, और उनके द्वारा सब संसद के द्वारा और राज्य विधानसभाओं, यानी ये संसद और प्लस राज्य विधानसभाओं, इनके सदस्यों के द्वारा किसका निर्वाचन किया जाता है? किनका वोट डालते हैं? राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा किसका चुनाव होता है?
राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ कैसा हुआ, सीधा ना, डायरेक्ट ना होकर कैसा हुआ, इनडायरेक्ट रूप से हुआ, यानी प्रत्यक्ष ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब आगे क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी क्या कहा गया है इसमें कि जो हमारा राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है केवल वो नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है। नाम मात्र के यानी जो भी सरकार के जो भी कार्य होते हैं वो किन के नाम पर किए जाते हैं, किसके नाम पर किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। और इनके अधिकारों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करता है। फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामकाजों की निगरानी करना, यानी जो हमारे देश की जो राजनीतिक संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनके ऊपर भी निगरानी रखने का काम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। और जितने भी सारे कानून, जैसे मैंने पिछले वर्कशीट 40 में जैसे आपको बताया कि संसद के द्वारा जो भी कानून बनता है उसको आखिर में फैसला यानी उसके हस्ताक्षर किसके होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं। मंजूरी किसकी ली जाती है, राष्ट्रपति की ली जाती है। तो जो भी सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत जो फैसले होते हैं ना उनमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, राष्ट्रपति की होती है। आगे कहा गया कि सभी प्रमुख नियुक्तियां, जैसे नियुक्तियां मतलब अपॉइंटमेंट्स, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, हमारा भारत देश का जो मुख्य न्यायाधीश है, ये भारत देश का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश और राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, हर राज्य का, और राज्यपाल, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक क्या है, ये भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ अधिकार है। आगे कहा गया कि भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। ये क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कई बार। और कि जो भारत के जो रक्षा बल है, रक्षा बल मतलब कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना, उनका जो सुप्रीम कमांडर कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। और कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। जैसे ये चीज़ तो मैंने 2-3 बार बता दिया आपको कि जो कोई भी संसद के द्वारा कोई भी पहले बिल लाया जाता है और वो बिल फिर पहले एक सदन में पास किया जाता है, फिर दूसरे सदन में पास किया जाता है। बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होती है और फिर उसके बाद उसमें काफ़ी बहस होती है। और उसके बाद क्या होता है, उस बिल के ऊपर आखिर में साइन किसके होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा साइन कर दिया जाते हैं वो बिल क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इस प्रकार हमने देखे राष्ट्रपति के हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उसकी शक्तियाँ क्या क्या है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में देखा तथा देश में इसकी ज़रूरत क्यों है ये देखिए। तो इस क्वेश्चन काफ़ी आसान है जो इसी पैराग्राफ के इसी वर्कशीट के अंदर है। फिर भी अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस के अंदर तो वो मुझे व्हाट्सएप के द्वारा पूछे ले बेटा, ठीक है। धन्यवाद।